कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज जो चल रही थी। ठीक है, आई होप आपने ना लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट हमने टर्म्स वगैरह समझी थी पिछले एक दो लेक्चर्स में, वो सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज ना थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। और ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कह सकते हो। एक्चुअली में क्या है कि देखो, आप में से भी कुछ लोग हो सकता है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, या आपके पापा या आपके मम्मी या आपके कोई कजन्स या सिबलिंग्स आपके इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुनी हुई होती हैं, पर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो स्ट्रिक्टली एग्जाम के रेलेवेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है, पर वो सारी चीज़ें ना एग्जाम के लिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पर अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो किसी टॉपिक को रिगार्डिंग जो मैंने लेक्चर में नहीं कवर किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इन जनरल स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखनी है तो वहाँ आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा जो एग्जाम के लिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पर अगर आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता देना, मैं डाउट सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, या इन जनरल आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं वहां पर आपको कोई क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट में डिस्कस कर लूंगा। एक्चुअली रीजन क्या है कि मैं खुद भी मतलब स्टॉक मार्केट का काफी एक एंथुसियास्ट हूं, मतलब आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड स्टफ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन जनरल वैसे कोई पूछना हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी एग्जाम रेलेवेंट चीजें हैं जो यूपीएससी में आ सकती हैं, वो क्लास में डिस्कस हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली जरूरत है, दैट इज एडीआर। इसको क्या बोलते हैं? एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब एक चीज आप सोचो, मान के चलो कि जैसे एक यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मान लो ये इंडिया की कंपनी है। एग्जांपल अभी इंडिया के ऊपर फोकस रखते हैं कि अगर मान लो ये इंडिया की कंपनी है और ये पता क्या चाहती है, ये इंडिया की एक तरह से कह लो कि ये यूएस में कोई इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। अब यूएस के इन्वेस्टर से ये पैसा रेज करना चाहती है। अगर ऐसा करना हो, अगर यूएस के इन्वेस्टर ने पैसा लगाना हो मान लो इंडिया की इन्फोसिस कंपनी के अंदर, तो इंडिया की इन्फोसिस को वहां के स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे इंडिया के अंदर देखो आप स्टॉक मार्केट जानते हो कि जैसे हमारे पास ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनको पढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो इंडिया की कंपनीज लिस्ट होंगी और इंडियन इन्वेस्टर, इंडिया के जो लोग हैं मेरे और आपके जैसे लोग, वो वहां पर शेयर खरीद बेच सकते हैं। पर कहीं ना कहीं मान लो अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसा रेज करना हो तो ये कैसे होगा? देखो, एक तो तरीका है कि ये वहां पे सारी चीजें ना जाके एक तरह से रजिस्टर करे, जैसे इंडिया का सेबी है वहीं यूएसए का भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो वहां पे जाके एक तरह से रजिस्टर करे, वहां का शेयर मार्केट रेगुलेटर के पास पूरा प्रोसेस हो। एक तो प्रोसेस हो गया ये तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। पर इसकी जगह ऐसा हो सकता है कि जो हमारी इंडिया की कंपनी है मान लो इन्फोसिस, ये पता क्या करे, ये अपने शेयर्स एक कस्टोडियन बैंक को दे दे। ठीक है, एक अमेरिका में कोई बैंक है मान लो जेपी मॉर्गन, या कोई भी बैंक है मान लो अमेरिका में कोई बैंक है, तो इन्फोसिस क्या कर सकती है, उस बैंक को अपने शेयर्स बेच सकती है। अब होगा क्या, अब ये बैंक के पास कुछ शेयर्स आ गए। अब बैंक क्या करेगा, वहां के इन्वेस्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग उनको एक तरह के एडीआर दे देगा। ठीक है ना, तो अमेरिका में जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो इन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को खरीद लेंगे, और क्योंकि उन्होंने इस रिसिप्ट को खरीदा है, इस वजह से एक तरह से ये इन्होंने जो पैसा था वो इनडायरेक्टली इन्फोसिस में डाल दिया। समझ आया? तो बेसिकली अगर याद रखना है ना तो बस इतना याद रखो क्या, कि अगर इंडिया की कंपनी हो या फिर नॉन अमेरिकन कंपनी, मतलब अमेरिका की कोई कंपनी नहीं है, अमेरिका के अलावा किसी भी देश की कंट्री हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, यूरोप की हो, अगर उसको अमेरिका के लोगों से, अमेरिका के वहां पे इन्वेस्टर से पैसा मोबिलाइज करना है, पैसा रेज करना है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो जो इंडिया की कंपनी है जैसे इन्फोसिस है, अगर उसको अमेरिका के शेयर मार्केट से पैसा रेज करना है तो वो क्या करेगा, एडीआर के थ्रू। ठीक है, और देखो एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि वहां के शेयर मार्केट के रेगुलेटर के थ्रू जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे, एक तरह का बीच में बैंक आ जाएगा। उस बैंक को हमारी इंडिया की कंपनी शेयर्स देगी, एंड उस शेयर्स के बेसिस पे अमेरिका बैंक क्या करेगा, वो एडीआर को इशू करेगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेरिकन इन्वेस्टर को सेल कर देगा। तो देखो, अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, पर ध्यान क्या रखना है, एडीआर किसके लिए यूज होता है, जब भी कोई मतलब एनी कंपनी विच इज आउटसाइड अमेरिका, अमेरिकन वर्ड है ना, अमेरिकन वर्ड है यहाँ पे, तो कोई भी कंपनी जो अमेरिका के बाहर की हो, अगर वो चाहे कि अमेरिका के शेयर मार्केट से पैसे को रेज करना, तो कैसे होगा वो, कि वहां का कोई बैंक होगा, उसके साथ वो कंपनी टाई अप करेगी, एंड वो पर्टिकुलर बैंक उस कंपनी के बिहाफ पे एक तरह के एडीआर को इशू करेगा। तो एडीआर में क्या किया कि जैसे उसमें थ्रू पैसा रेज कर लिया। एग्जांपल बस इतना ध्यान रखो, जब भी एडीआर क्या आएगा, आप इन्फोसिस का सोच लेना कि इन्फोसिस ने अमेरिका के लोगों से पैसा रेज करना था, तो उसने क्या किया, अमेरिका के एक बैंक को पकड़ा, उस बैंक को क्या दिया, उस बैंक को अपने शेयर दिए, एंड उस पर्टिकुलर बैंक ने फिर क्या किया, उस पर्टिकुलर बैंक ने आगे अमेरिका के लोगों को एडीआर इशू कर दिया, एंड उसके बेसिस पे पैसा रेज करके इन्फोसिस को दे दिया। ठीक है जी, समझ आ गया ये चीज। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, यूएस डॉलर की फॉर्म में हो रही है, ये फर्क होता है। ये मत सोचना कि रुपीस की टर्म में ट्रांजेक्शन हो रही है, जी नहीं, जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो यूएस डॉलर्स की टर्म्स में हो रही है, इसको बोल देते हैं एडीआर। अब एडीआर की तरह ही एक चीज होती है जीडीआर। यहां देखो फर्क क्या आया, बस अमेरिका की जगह ग्लोबल हो गया। तो इसमें देखो हुआ क्या कि यहाँ पे जो बैंक था ना, हमने डिस्कस किया ना, ये वाला बैंक जो कस्टोडियन बैंक है, तो ये बैंक कहां पे पैसा मतलब इस रिसिप्ट किसको इशू करेगा, ये अलग अलग कंट्रीज को इशू करेगा। सिमिलरली सोचो, हुआ क्या, कंपनी इन्फोसिस ही है, अब ये कस्टोडियन बैंक हो गई। अब ये कस्टोडियन बैंक हो सकता है यूरोप में कुछ एडीआर जीडीआर को इशू करे, हो सकता है अफ्रीका में किसी को करे, ठीक है, किसी और जगह पे किसी और कंट्री में करने लग जाए। तो इस तरह से जब ग्लोबली इन पर्टिकुलर डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू किया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड नॉर्मली ना ये जो डिनोमिनेशन होती है इसकी, या तो यूएस डॉलर होती है या फिर यूरो में होता है। एडीआर किसमें था, डॉलर्स के फॉर्म में। देखो एडीआर मतलब ना उसका वर्ड नाम में अमेरिकन है, तो वहां पर सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पे जीडीआर में वर्ड हो गया ग्लोबल, तो ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स बैठे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करी जाएगी। थोड़े से और डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला देखो, पहला सिंपली वही है कि जो डेफिनेशन है एक तरह की एडीआर और जीडीआर की, एडीआर सिर्फ और सिर्फ यूएस में वर्क कर सकता है, ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड नेगोशिएबल है। ठीक है ना, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। उसी तरह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं यूएसए के, वो कहां से खरीद सकते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक। एक्चुअली में जैसे हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसी तरह से यूएस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होते हैं नैस्डैक और एनवाईएसई। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं स्टॉक मार्केट समझाऊंगा, बस उसके ना एग्जांपल समझ लेना कि जैसे इंडिया में एनएससी है, वहां पे एनवाईएसई और नैस्डैक ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये चीज है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है। ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसी तरह ना एक चीज होती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर जीडीआर तो समझ आ गया, अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब कि यहाँ पर देखो क्या होगा, हो सकता है कि कोई भैया अमेरिका की कंपनी हो, मान लो जैसे फेसबुक है, ठीक है जी, हमारे जुकरबर्ग साहब है, मान लो वो चाहते हैं कि वो क्या करें, वो इंडिया के इन्वेस्टर से पैसा रेज करें।
हो सकता है ना, मतलब कम चांसेस वैसे तो वो, बट सोच रहे हो कि अमेरिकन कंपनी इंडियन इन्वेस्टर के पास आ रही है कि भैया आप पैसे हमें, हम वो पैसे रेस करना चाहती है, वो फंड्स रेस करना चाहती है इंडियन मार्केट से, तो तब ऐसा करेगा। ये बिल्कुल अपोजिट है एडीआर के। एडीआर में क्या था, एडीआर में कंपनी इंडिया की थी, वो अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसा ले रही थी। यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या है, कोई बाहर की कंपनी है वो इंडिया से पैसा रेस करना चाहती है, दैट इज नोन एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो बिल्कुल अपोजिट आप ये चीजें दोनों चलती हैं एक दूसरे से। और ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर किस चीज में ट्रांजेक्शन होता है, ये है इंडियन रुपीज में, तो दिस इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। ठीक है जी। बाकी एडीआर जीडीआर का लिखा, एडीआर हमने देखा डॉलर्स की फॉर्म में था, जीडीआर था डॉलर्स या फिर यूरो की फॉर्म में। तो आई होप आपको ये फर्क समझ आ गया होगा। देखो काफी बार ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में। देखो ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, एडीआर हो गया, जीडीआर हो गया, आईडीआर हो गया, ये एक तरह के इक्विटी कंपोनेंट्स हैं। इक्विटी कंपोनेंट्स का मतलब कि यहाँ पर उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी की ओनरशिप, यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी, कंपनी के वो मालिक बन रहे हैं एक तरह से, छोटे से मालिक। ठीक है जी। तो ये चीज होती है इसके रिगार्डिंग की एडीआर आईडीआर, ये सारी जीडीआर, ये क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स। पर कहीं ना कहीं आप जब हम पढ़ रहे थे मसाला बॉन्ड, तो मसाला बॉन्ड में भी देखो क्या हो रहा है, तब भी तो मतलब इस तरह से चीजें हो रही थी कि हम इंडिया की कंपनी मतलब बाहर वालों से पैसा रेस कर रही है। पर यहाँ पे फर्क पता क्या है, ये है बॉन्ड। बॉन्ड कोई ओनरशिप थोड़ी है, बॉन्ड में तो शेयर थोड़ी ना, शेयर के अपोजिट होते हैं। बॉन्ड तो एक तरह का डेट है, ठीक है ना, ये तो डेट लिया है बॉन्ड्स के अंदर। पर जब हम बात करेंगे इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, ये एक तरह की ओनरशिप के रिगार्डिंग दिखाता है। तो आई होप आपको तीनों चीजें समझ आ गई होंगी, एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा अगर इसके रिगार्डिंग आया भी, तो आपको बस ध्यान इसमें रखना है कि कौन सी चीज का मतलब क्या है, राइट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज। देखो पहली बात ना, देखो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होनी चाहिए कि देखो मतलब जैसे आप एक्सचेंज का मतलब सोचो, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भैया, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान एक तरह से। जैसे मान लो कि आप ना सब्जी मंडी में गए, ठीक है, सब्जी मंडी में क्या हुआ, आपने सामने वाले से सब्जी खरीदी और उसको पैसे दे दिए, तो यहाँ पे एक तरह से आदान प्रदान हुआ, आपने कुछ उसको दिया, उसने वापस में आपको कुछ दिया, राइट। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से वर्क करती है स्टॉक एक्सचेंज। बस फर्क क्या है, सब्जी मंडी में क्या कर रहे थे आप, सब्जी मंडी में सब्जी ले रहे थे और पैसे उसके बदले में पैसे दे रहे थे। पर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, यहाँ पर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है जी। तो एक्सचेंज मतलब कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप एक्सचेंज क्या, एक जगह है ना, एक जगह है जहाँ पे चीजों की, सब्जी मंडी क्या है, एक जगह है वहाँ पे ये चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक जगह है, मतलब हो सकता है ये चीज मतलब ना कि डिजिटल हो, बट एक जगह ही है जहाँ पर ये सारी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, क्या, स्टॉक। ठीक है जी। तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। उसके साथ ही देखो एक चीज आप रियलाइज करो, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे यहाँ पर जो होता है स्टॉक्स क्या हो सकते हैं, वो एक तो हो सकता है कि कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में हो। याद है हमने डिस्कस किया था प्राइमरी वाला, कि उसमें जब कंपनी और शेयर होल्डर्स पहली बार एक तरह से नया जब वो रेस करते हैं, तब उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। या फिर डिफरेंट स्टेट होल्डर्स आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हो शेयर होल्डर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। और ध्यान क्या रखना है कि इन चीजों का रेगुलेटर कौन होता है, इन चीजों का रेगुलेटर होता है सेबी, ठीक है ना, स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका रेगुलेटर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसके अलावा ना इनके ना ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब जैसे मार्केट प्लेस हो गया, तो इनकी ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के लिए इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ना बोल्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, इसको लिख लेना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है नीट। तो नीट क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो बस नाम ध्यान रखना, बोल्ट और नीट। अगर इस तरह के आ जाए ना कि बोल्ट नीट रिसेंटली सीन द न्यूज़ टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मतलब एक तरह के ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। देखो कुछ फैक्चुअल डेटा है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कहां पे थी, दैट वाज इन एम्स्टरडम, नेदरलैंड्स। और वर्ल्ड की, सॉरी, एशिया की ओल्डेस्ट वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में इसको बनाया गया था। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा देखो हमने पढ़ा था ना भी एडीआर के अंदर वो नैस्डैक, ठीक है ना, एनवाईएसई, ये सारे इस तरह से पॉपुलर हैं। उसी तरह से जैसे शेंजन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, इंडिया की बॉम्बे हो गया स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के लिए दो फेमस ये सबसे पॉपुलर हैं। उसी तरह से शंघाई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, कोरिया स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज हो गया। तो ये काफी सारी इस तरह से ना, स्पेशली लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ एक्सचेंजेस के नाम है, हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना, काम सबका एक ही है, वो मार्केट प्लेस है एक तरह की जहां पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब देखो चलते हैं बीएससी और एनएससी के बारे में फर्क समझते हैं। देखो बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। अब एक चीज रियलाइज करो, देखो समझते हैं कि ये नहीं ना, निफ्टी वगैरह भी मैं समझाता हूँ, निफ्टी सेंसेक्स ये क्या चीजें होती हैं। देखो समझो एक चीज कि जैसे आप सब्जी मंडी में गए, तो सब्जी मंडी में आपने सब्जी खरीदनी है, ठीक है। अब होगा क्या, अब हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं, मान लो मैं कोई थर्ड पर्सन हूं, मैं आपसे पूछूं कि भैया मार्केट में सब्जी का क्या भाव चल रहा है, तो आप कैसे बता पाओगे? आप सोचोगे कि क्या मैं इसको ऐसे बताऊं कि प्याज 5 रुपए महंगे हो गए या फिर आलू 10 रुपए सस्ते हो गए। इस तरह से तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, मतलब आलू है, प्याज है, टमाटर है, सब्जियां होंगी बहुत सारी। तो इस तरह से बहुत सारी आइटम्स है मंडी के अंदर। तो क्या मैं कैसे इसको बता पाऊंगा कि कितना, मतलब क्या मंडी का भाव, मतलब जो सब्जियों का भाव है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। मान लो कि हमारे पास 100 डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स जो मंडी के अंदर सेल हो रही हैं, तो मुझे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं किसका बताऊं, ठीक है ना, किस तरह से बताऊं इस चीज को। पर सोचो आप इस 100 में से ना कुछ 10 आइटम्स निकाल लो। जैसे मान लो कि वो 10 आइटम जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, जैसे कि आप सोचोगे कि एक तो देखो ना, आलू सबसे ज्यादा बिकते हैं, या फिर टमाटर सबसे ज्यादा बिकते हैं, प्याज सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो इस तरह की ना 10 आइटम्स निकाल लिया आपने। इन 10 आइटम्स का कुछ मान लो एवरेज ले लिया, ठीक है, और मान लो आज एवरेज है 50, कल को इन 10 आइटम्स का एवरेज हो जाता है 55, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि ये चीज तो ऊपर चली गई, इनका मार्केट में इन जनरल ऊपर चलेगा, मार्केट मतलब मार्केट में चीजों का जो भाव है, जो प्राइस है, वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक्चुअल में देखो चीजें थी हमारे पास टोटल 100, पर क्या 100 का हमें, या 100 की जगह इनफैक्ट ना 1000 लगा लो। मान लो आप मार्केट में जो मंडी में चीजें बिक रही थी अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, वो हजारों टाइप्स की थी। अब हमारे लिए हर चीज को अगर हमें देखना हो कि मार्केट में ओवरऑल चीजें ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हजारों चीजों का मुझे हम ना सारे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं अगर इसमें से सिर्फ ऐसी 10 आइटम चुन लूं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, कि इन 1000 में से ना ये 10 चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे मोटा मोटा एक आइडिया हो जाएगा ना कि ये चीजें ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, राइट। पर उनका मैं एवरेज ले लूंगा, फिर उसके बेसिस पे मैं सारी चीजें देख लूंगा कि किस चीज को मतलब ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जैक्ट यही चीज जो होती है ना, वो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यही चीज होती है। देखो होता क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना बहुत सारी कंपनीज है, हमें ध्यान नहीं देना कितनी है। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी
बहुत सारी कंपनीज हैं, पर हमें अब पता करना है कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, तो कैसे करेंगे कि सबकी सब कंपनीज को देखेंगे? द आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, मान लो हम इसमें से देख लेंगे भैया रिलायंस का क्या हाल है, हम इसमें देख लेंगे टीसीएस का क्या हाल है, हम इसमें से देख लेंगे एचडीएफसी का क्या हाल है, हम देख लेंगे एसबीआई का क्या हाल है, हम देख लेंगे आईसीआईसीआई का क्या हाल है। तो इस तरह की टोटल 30 बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनको उठा लेंगे, उसको देख लेंगे कि इन 30 कंपनीज का क्या हाल चल रहा है, क्या इन 30 के 30 का जो प्राइस है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है या नीचे है। आई बात समझ में? ठीक है ना। और ये कैसे देखेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। याद करो, मैंने आपको बता रखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। पिछले लेक्चर में याद करो, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले लेक्चर को जाकर रिवाइज कर देना, उसमें मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब होता क्या है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है और एक होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। थोड़ा टेक्निकल गा रहा हूं मुझे पता है, पर देखो आप एक चीज सोचो, एक्चुअल में क्या है ना, जो ओनर है मान लो जैसे रिलायंस के मुकेश अंबानी जी है, अब मुकेश अंबानी जी तो अपना शेयर ना बेच रहे, तो मुकेश अंबानी का शेयर हटा के जो बाकी चीजें बची ना, उनको एक तरह से बोल देते हैं फ्री फ्लोट, जो मतलब एक तरह से वो चीजें जो मार्केट में एक्सचेंज हो रही हैं, जिनके शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हटाने के मतलब सिर्फ वो सारी चीजें रख लो जो खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं, बाकी चीजें नहीं हम देख रहे। तो वो वाले शेयर मतलब जैसे मुकेश अंबानी जी का शेयर हटा दो, बाकी के जो शेयर है सिर्फ उनके रिगार्डिंग हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं और देखते हैं कौन सी 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। सिंपली इतना ध्यान रखो कि 30 जो सबसे बड़ी कंपनीज है ना, उनको लिया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स ये वाला ना बेंचमार्क इंडेक्स, थोड़ा सा मैं रेस करता हूं, ठीक है, काफी वो हो गया था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हजारों ही कंपनीज हैं, उनमें से 30 कंपनीज को मैं इंक्लूड करता हूं किसके अंदर? सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स का मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। 30 कंपनीज को यहां पे चूज किया जाता है सेंसेक्स के अंदर, एंड ये 30 कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इनके बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और इसके अंदर देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाकी चीजें तो आप समझ गए, ठीक है ना। बस शेयर जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से एक और मंडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी काफी पुरानी है, 1875 में बनी थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में है, ठीक है। बट हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाद में आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पहले आ गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड हो रहे हैं, इक्विटी भी हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गया, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, उतना ध्यान हमें नहीं देना। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने क्या देखा, टोटल 30 बड़ी कंपनीज को लिया गया था। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना हम 50 कंपनीज को लेते हैं एंड इनके इंडेक्स को बोल देते हैं क्या? निफ्टी 50, ठीक है, इसको नेशनल 50 भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बात सेम ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स है ना, कि इंडेक्स एक तरह से ट्रैकिंग रखने के लिए इंडेक्स क्या था? सेंसेक्स, उसमें ली जा रही थी 30 कंपनीज। यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे इंडेक्स है निफ्टी 50, यहाँ पे एंड कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है? 50। बाकी बात वही ध्यान में रखना कि मंडी के अंदर हजारों सब्जियां हैं, उनमें से 30 सब्जियां ले ली तो वो बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर किसी दूसरी मंडी है, ये मंडियां अलग अलग है, मान लो ये दिल्ली की मंडी है, ये मुंबई की मंडी है, सॉरी उल्टा हो गया, ये मुंबई की मंडी है, ये दिल्ली की मंडी है। तो मुंबई की मंडी के अंदर 30 बड़ी बड़ी सब्जियों को लिया जा रहा है, दिल्ली की मंडी के अंदर 50 बड़ी बड़ी सब्जियों को लिया जा रहा है। एक्जैक्ट सब्जी को रिप्लेस कर दो अपनी कंपनीज के साथ एंड मंडी को रिप्लेस कर दो स्टॉक मार्केट के साथ, तो वही सेम चीज इसका मतलब है, ठीक है जी। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स। तो ये ध्यान रहेगा कि जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात आएगी उसका इंडेक्स है निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे उसका आगे सेंसेक्स, इसका फुल फॉर्म नेशनल 50, इसका सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स। यहां 50 कंपनीज को लिया जा रहा है, यहां 30 को, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता है, फ्री फ्लोट मतलब बस जो जिनका मतलब एक तरह से जिनके शेयर ट्रेड नहीं हो रहे उनको हटाकर जो बाकी के शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं बेसिकली उनको देखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं, राइट, ये तो हम समझ गए, ये तो भूलोगे नहीं अब। और उसके अंदर टोटल 30 स्टॉक्स हमारे को देखने को मिलते हैं, राइट। उसके साथ ही एनएससी कहां से सिचुएटेड है? दैट इज इन न्यू दिल्ली, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स सेंसेक्स है दैट इज इन मुंबई। बाकी ठीक है, ये फाउंडेड इन मतलब एक्चुअली ये इंडेक्स 1986 में फाउंड हुआ है, पर ऑल्दो ये जो मार्केट है, ये मार्केट पहले से 1875 में है, जो कि एशिया की ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर देखो फर्दर मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे ये सेंसेक्स कैलकुलेट होता है, बट अब ऐसा समझ लो कि सिंपली 30 बड़े स्टॉक्स को ले लिया, उसके अंदर फिर कुछ कैलकुलेशन करी एंड उस कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंगली हम सेंसेक्स को ढूंढ लेते हैं कि 50,000 चल रहा है, 55,000 चल रहा है, कितना चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह से सिमिलर चीज निफ्टी के साथ होती है, यहां पे अकॉर्डिंगली होता है कि 16,000 आ गया, उसका एवरेज निकाल के जो भी है उसको अकॉर्डिंगली बन जाता है, ठीक है जी। ये हो गया निफ्टी और सेंसेक्स। कुछ डाउट होंगे ना तो मुझे डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे पिंग कर देना। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मुझे मतलब ना पूछते रहते हैं, मतलब कहीं कमेंट सेक्शन में कि सर अपना टेलीग्राम दे दीजिए, तो मैंने बता भी रखा है, ये है ऋषभ SH13। बस इसके ऊपर आपने टेलीग्राम पे मुझे बता देना आपके जो भी डाउट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इजी हुआ तो मैं वही रिजॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं फर्दर आपका डाउट जो होगा वो डाउट सेशन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसका कोई भी इशू होगा तो डेफिनेटली मुझे पिंग कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ही एक चीज होती है बुल और बियर। देखो ये भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, काफी बार न्यूज में भी रहती हैं। देखो बुल का मतलब पता क्या, जब भी बस एक बार याद रखो इसके साथ ऑप्टिमिज्म। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने सुना होगा कि जैसे ना बोलते हैं कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, अब तो यहाँ से मार्केट पक्का चढ़ेगा, तो ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं बुल। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भैया अब तो मार्केट गिरने ही वाला है, ये तो मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, अब उन लोगों को क्या बोल देते हैं? बियर। ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट्स के कारण होते हैं, बुल वाले थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सेंटीमेंट्स के कारण होते हैं। और देखो ये चीज ना बहुत लॉजिकल है कि मैं आपसे पूछूं कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, अगर जैसे या फिर मार्केट नीचे क्यों जाएगा, तो ये बताना मुश्किल नहीं होगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, मान लो एग्जांपल लो, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा? सोचो, मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब जब भी देखो लड़ाई होती है जनरली क्या होता है, वहां के बिजनेसेस होते हैं उन पे एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। देखो कुछ सारी कंपनीज का नहीं बोल रहा, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज का बोल रहा हूं, तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है, तो वो चीज होगी। उसी तरह से मान लो आ गया कोविड, तो कोविड का देखो जब स्टार्टिंग हुआ, जैसे ही कोविड की स्टार्टिंग हुई थी ना, तब अचानक से मार्केट काफी गिरे थे, ऑल्दो बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया, बट स्टार्टिंग में ये चीज बहुत हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखो जब होती है थोड़ा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, कुछ मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही अजीब सी चल रही हो, या फिर ना आरबीआई भी थोड़ा नेगेटिवली कर रहा हो कि बहुत ही इंटरेस्ट महंगे दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो रेपो रेट को बढ़ा दिया आरबीआई ने। अब जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको महंगे रेट पे लोन मिलता है, तो बिजनेसेस नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं, तो वो भी बियर मार्केट में आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज हमारे बिजनेसेस को अच्छे से इंपैक्ट करती है, पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, तब बुल मार्केट होती है, और अगर कोई हमारी चीज ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है वो होती है बियर मार्केट, ठीक है जी। जो हमने इसके रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन के थ्रू फर्दर आपको समझाऊंगा कि और क्या चीजें हो सकती हैं, तो उससे ना थोड़ी और फर्दर क्लैरिटी आएगी, राइट।
एक क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बियर वर्ड का क्या मतलब होता है? सोचो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। यही तो बताया था, बियर का मतलब नेगेटिव। जैसे ये दूसरा ऑप्शन है राइज, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, राइज है, तो ये वाले क्या होते हैं? ये होते हैं बुल। तो बियर और बुल में फर्क क्या होता है, ये हमें चीज पता होनी चाहिए। बुल का मतलब मार्केट ऊपर जाना, बियर का मतलब मार्केट नीचे जाना, राइट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है ना, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि कैसे करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, 1 मिनट का टाइम लो, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। देखो इसमें देखो पहला स्टेटमेंट, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका पहले आपको हर पार्ट को ना, देखो काफी लोग पूछते हैं कि सर एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा मैं समझाता हूं, हर चीज को नोट करते चलो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50, तो एक तो ये कीवर्ड है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या सेंसेक्स को हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग पढ़ा था? क्या उसी का इंडेक्स होता है? द आंसर इज यस। पर उसके साथ ही साथ क्या जो सेंसेक्स होता है उसके अंदर हम 50 स्टॉक्स को लेते हैं? द आंसर इज नो, 50 नहीं होते, वो होते हैं कितने? 30। सेंसेक्स के अंदर देखो क्या होता है, 30 स्टॉक्स होते हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जिनकी सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। निफ्टी इसके अगेंस्ट था क्या? निफ्टी के अंदर होते हैं 50, जहां पे कहां पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो यहां पे ये 50 की वजह से ना ये स्टेटमेंट हो जाता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल सेंसेक्स स्टॉक्स आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज। ये वाला स्टेटमेंट ना देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ना ये जो क्वेश्चन आए हैं यहां पे डिस्कस करूंगा इस चीज को। देखो एक्चुअली में ना देखो होता क्या है, जैसे एग्जांपल समझो। अब जैसे मैंने आपको याद करो वही मंडी वाला एग्जांपल, मंडी वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्या? आलू, प्याज, ठीक है ना, और मान लो टमाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई थी। अब हो सकता है कि आलू का वेट अलग हो, प्याज का अलग हो, टमाटर का अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि लोग आलू बहुत ज्यादा खरीदना चाहते हो, तो आलू का शायद वेट आ जाए 40%, प्याज का 20%, उसी तरह से टमाटर का हो सकता है 10%। क्या ये सबका वेट इक्वल है? आंसर इज नो। इन सभी का वेटेज ना प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब किस चीज के प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल होता है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो रिलायंस का ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, तो इस वजह से जब कैलकुलेट करते हैं हम किसको? सेंसेक्स को, तो रिलायंस की इंपॉर्टेंस हो सकती है सेंसेक्स कैलकुलेट करने में 30%। उसी तरह से मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी लो, जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक भी एक इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए, जो इसकी टॉप 30 कंपनी है उसमें से आता है। पर रिलायंस के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई हो सकता है कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी कम हो एज कंपेयर टू रिलायंस, तो शायद इसका वेट हो 10%। तो कहीं ना कहीं पता क्या होता है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल वेटेज। यानी कि जो पर्टिकुलर एंटिटी जितनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखेगी उसका उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा इन व्हाट? इन सेंसेक्स जो को कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ना कि जैसे रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है तो रिलायंस को इंपॉर्टेंस भी रिलायंस की ज्यादा है। कि मान लो अगर रिलायंस बहुत चढ़ गया, अगर रिलायंस बहुत चढ़ गया ना तो सेंसेक्स भी बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड मान लो आईसीआईसीआई काफी चढ़ गया तो कॉरस्पॉन्डिंगली सेंसेक्स चढ़ेगा, ऊपर जा सकता है पर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल वेटेज। तो इस वजह से सेंसेक्स स्टॉक्स जो होते हैं, जो सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज होती हैं उनके अंदर इनको प्रोपोर्शनल वेटेज दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सबका इक्वल है, नहीं, उनको प्रोपोर्शनली मतलब जो भी उनका इंपॉर्टेंस होती है उस हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता है, ठीक है जी। तीसरा स्टेटमेंट देख लो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। कैसा है जी? नहीं, ये नीदरलैंड की जो एम्स्टरडैम वाली थी उसको हमने पढ़ा था। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत था। क्यों? यहाँ पे 30 आना चाहिए था। स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली। इजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है पर इसको मैं समझाना चाहता हूं। देखो ये ना मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा पढ़ने से आपको चीजें समझ आएंगी। यहाँ पढ़ो कि राइज इन सेंसेक्स मींस, ध्यान से पढ़ना, भले 1-2 मिनट ले लो पर मुझे क्वेश्चन का आंसर सही चाहिए। कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं कि सेंसेक्स, देखो सेंसेक्स का मैंने आपको मतलब क्या बताया कि 30 कंपनीज को यहां पे लिया जा रहा है। कौन सी 30 कंपनीज? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनीज है, राइट। अब इनमें भी देखो होता क्या है, इनमें प्रोपोर्शनल वेटेज वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहां पे बोल रहा है कि सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देखो, पहले पहले तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश में देखो कैसे करना है। यहां आपने पढ़ा ऑप्शन बी के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको डायरेक्टली पता लग गया कि भैया ये तो गलत है, ये तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक करता है, तो ऑप्शन बी तो पक्का ही गलत है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन का तरीका। तो आपको अपने आंसर लगना एलिमिनेशन के थ्रू भी पहुंच सकते हो। तो उसी के साथ एक चीज देखो रियलाइज करो कि मैंने आपको क्या बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो सकता है हजारों कंपनीज हो, पर जब हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं हम उसकी 30 कंपनीज को लेते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है? राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कि सारी की सारी ये जो हजारों कंपनीज है इनको कैलकुलेट किया जा रहा है। द आंसर इज नो, सिर्फ हम टॉप की 30 कंपनीज को ले रहे हैं, सभी को नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 का मैं कह रहा था कि वो 1000 की 1000 को ले रहे हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बचा क्या? बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सी कहती है ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और स्टेटमेंट डी कहती है राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो शायद आपको पढ़ के लग रहा होगा कि सर दोनों स्टेटमेंट सेम ही कह रही हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं क्या फर्क है। देखो एक चीज रियलाइज करो, जैसे फॉर एग्जांपल ना 30 कंपनीज है, ठीक है जी।
अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब 30 में हो सकता है एक और रिलायंस, एक आईसीआईसीआई, एक एचडीएफसी है, एक मान लो टीसीएस है, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है जी। अब इनका भी अंदर कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो रिलायंस आज 500 पॉइंट्स ऊपर गया तो मैं लिख देता हूँ +500, आईसीआईसीआई मान लो 100 पॉइंट्स ऊपर गया, एचडीएफसी मान लो गया 50 पॉइंट्स नीचे, मान लो टीसीएस गया 40 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, इस तरह से था। और फिर इनके आगे आगे इनके ना कुछ वेट्स भी हैं, ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस मान लो 30% है, इसकी 5% है, इसकी 10% है, इसकी 2% है, बस एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो मान लो इनकी इंपॉर्टेंस आगे है भी, तो इनको ना आगे इस हिसाब से कैलकुलेशन करी जाएगी, फिर इस कैलकुलेशन के ऊपर ना मान लो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, मान लो आ गया +200, एग्जांपल ही है, मतलब बिल्कुल भी मैं आपको बता नहीं रहा कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जरूरत नहीं है। तो मान लो आपका आंसर आ गया +200, तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, ये +200 क्या आया, ये +200 आया कि सेंसेक्स 200 पॉइंट्स बढ़ा। अब सेंसेक्स अगर 200 पॉइंट्स बढ़ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो 30 की 30 कंपनीज है वो सारी की सारी ऊपर जा रही हैं? द आंसर इज नो। है क्या, कुछ कंपनीज ऊपर जा रही हैं, हो सकता है कुछ कंपनीज नीचे भी जा रही हों, पर जब हमने उनका क्युमुलेटिव इफेक्ट लिया, जब सारों को प्लस माइनस किया ना, जब उनका कुछ मतलब एक तरह से उनका एवरेज लेने की कोशिश करी है, थोड़ा सा मतलब टीडीएस मेथड एवरेज लेने का, तो जब उनकी एक तरह से एवरेज ली है तो एवरेज हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं फर्क यही है। स्टेटमेंट सी में देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सी में कह रहा है कि जो 30 कंपनीज आप ले रहे हो ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उनका ओवरऑल राइज कि उनको प्लस माइनस ये सारी चीजें करके अगर ये चीज पॉजिटिव आती है उसको बोलते हैं सेंसेक्स में राइज होना। स्टेटमेंट डी पता क्या कह रही है, वो कह रहा है राइज इन शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टेटमेंट डी कह रही है कि जो 30 की 30 कंपनीज है ना उन सभी का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, उन सभी की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला, जब सेंसेक्स बढ़ता है इसका मतलब है ना जब 30 की 30 कंपनीज को हम एक तरह का उनका एवरेज लेते हैं, वो एवरेज ऊपर जा रहा है। हो सकता है इंडिविजुअली कुछ कंपनीज ऊपर गई और कुछ कंपनीज नीचे गई, तो ये चीज पॉसिबल है कि कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं क्या, क्युमुलेटिवली इफेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो स्टेटमेंट सी का मतलब ये था कि जब एवरेज लेंगे तब जाके उस ग्रुप का ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे वो ऊपर जाना। स्टेटमेंट डी का मतलब क्या है कि जो 30 की 30 कंपनीज है, हजार जो ओवरऑल कंपनीज है ना, हजार में से जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब ये 30 कंपनीज, ये सभी ऊपर जाएं, इसका मतलब है स्टेटमेंट डी। पर ऐसा नहीं होता, सिंपली चाहे सेंसेक्स ले लो चाहे निफ्टी ले लो, उस जो हमारे पास नंबर देखने को मिलता है कि आज 500 पॉइंट ऊपर गया, आज 400 पॉइंट नीचे आया, उसका मतलब ये है कि उन पर्टिकुलर 30 कंपनीज के अंदर में से कुछ कंपनीज ऊपर गई होंगी कुछ नीचे गई होंगी, पर जब उनको सबको प्लस माइनस किया ना, जो भी उनका एवरेज वगैरह निकाला गया जिस पर्टिकुलर मेथड से, वो सारी चीजें करने के बाद आंसर क्या आया, वो पर्टिकुलर चीज दिखाती है कि 400 पॉइंट ऊपर गया सेंसेक्स या नीचे आया। आई होप ये चीज पर्टिकुलर चीज आपको समझ आ गई होगी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए स्पेंड किया ताकि ना आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ आए कि सेंसेक्स वगैरह का वैल्यू कैसे ली जाती है। समझ आना चाहिए कि 1000 में से पहले 1000 या जितनी भी कंपनी उसमें से 30 को लिया, फिर 30 में से कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे जा रही है, उनका एवरेज लेने की कोशिश करी, उस बेसिस पे हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, काफी कंसेप्चुअल थे, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल वेटेज वाला समझ गया होगा, सेंसेक्स क्या होता है वो भी समझ आया होगा, बुल और बियर क्या होते हैं ये भी समझ आए होंगे, एंड लास्टली जो सेंसेक्स राइज वाला भी समझ आया होगा। इसके जैसा ही क्वेश्चन आपके ऊपर कभी ना निफ्टी के ऊपर भी बन सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग भी।